Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we are dealing with electromagnetic induction and alternating current, and our today's topic is series resonance circuit. A circuit in which a resistor of resistors R and an inductor of inductance L and a capacitor of capacitance C are connected in series, and the circuit admits maximum current corresponding to a given frequency called resonance frequency of an AC is called series resonance circuit. ठीक है, एक सर्किट लेना है जिसमें हमने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करना है सीरीज में, और अगर ज्यादा करंट चलेगा उसमें से एक खास फ्रीक्वेंसी में, जो एसी की फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर मैक्सिमम करंट हम ड्रा कर सकते हैं इस सर्किट में, तो इसका मतलब हो गया कि इस सर्किट को बोलते हैं हम रेजोनेंट सर्किट। अभी मैंने आपको पढ़ाया है रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर, वो जो ओम्स लॉ होता है उससे हमें, और फिर हमने पढ़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो भी एक किस्म की रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर ऑफर करता है। इसी तरह इंडक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हमने पढ़ा है जो इंडक्टर ऑफर करता है फुल ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट को। तो इसी तरह हमने उसके बाद पढ़ा है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में जब रेजिस्टर और कैपेसिटर होगा, दोनों होंगी, तो फिर इम्पीडेंस बोलते हैं, या जब रेजिस्टर और इंडक्टर होगा, या फिर तीनों होंगे, रेजिस्टर भी, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कॉम्बिनेशन की तरफ से जो रेजिस्टेंस मिलता है करंट को, एसी करंट को या उसकी ग्रोथ को, उसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। तो ये फर्क याद रखना। अब हमें पता है जो इम्पीडेंस ऑफ आर एल सी सर्किट, यानी जिसमें रजिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, दैट इज गिवन बाय Z is equal to अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ZL माइनस ZC होल स्क्वायर, where ZL is equal to ओमेगा L, ये हमें पता है, ठीक है, and ZC is equal to 1 by omega C. This implies ZL is proportional to omega. ZL is proportional to omega because L is constant. L is constant. Inductance of inductor is constant. Similarly, ZC is proportional to, यहाँ पे हमें पता चलता है जो ZC है, it is proportional to 1 upon omega, which means because C is constant. ठीक है। अब देखिए, अगर ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, ZL डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ZC इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ZC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, ZL भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ जब ZC का देखते हैं, वहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, यानी वहाँ पे अगर ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, ZC डिक्रीज हो जाएगा। सो एट लो फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, ZL इज लो बिकॉज ZL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप देखिए ZL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, सो इफ ओमेगा इज लो, ZL इज लो, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, एंड ZC इज वेरी हाई बिकॉज ZC इज इनवर्सली, मैंने अभी बोला ओमेगा इज लो, ZC विल बी हाई, वेरी हाई। नाउ व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ एन AC सर्किट और AC EMF जो भी आप बोलोगे इज इंक्रीज, ZL goes on increase। अब जब हम ओमेगा को इंक्रीज करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पहले नेग्लिजिबल था, मान लीजिए 0 था, अब हमने ओमेगा को भी इंक्रीज किया, ZL will also go on increase, but ZC जब ओमेगा को इंक्रीज करते जाएंगे हम लोग, तो ZC जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ZL इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज ZL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड ZC will go on decreasing। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा, एक वक्त आएगा जब ओमेगा, जिसको हम मान लीजिए उसको वैल्यू हम रखते हैं ओमेगा R, वहां पे ZL becomes equal to ZC। यहाँ पे देखिए मैंने ये थोड़ा ग्राफ भी किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रफ है, ठीक है, इस साइड का, ये नोट के साथ नहीं लिखना, आप अगर आप लिखोगे तो सिर्फ रफ पे लिखना, ये वाला। यहाँ पे देखिए ओमेगा पहले मैंने 0 रखा था, लो रखा था, यहाँ पे जब मैंने लिखा था एट लो फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा 0 था, ठीक है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो 0 था, उस वक्त ZL भी 0 था बिकॉज ZL भी लो था, बिकॉज ZL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। मान लीजिए ZC उस वक्त हाई था, मींस ZL, सपोज वी से दैट ZC वाज 4। ठीक है, अब मैंने ओमेगा को इंक्रीज किया 0 से लेके 4 तक, इसको इंक्रीज किया,
So when omega becomes 1, Z C is directly proportional to omega, so Z C will also be 1. But what about ZL will be also be equal to 1 because ZL is directly proportional to omega. But what about ZC? ZC will be say 3. It will go on डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ZL से पहले 4 था, अब ये डिक्रीज हो गया 3 हो गया। इसी तरह से अब ओमेगा जब 2 है तो ZL becomes 2 because it increases from 1 to 2, ठीक है। बट ZC decreases from 3 to 2, इसी and so on when omega is 4, that time ZL will be also 4 because ZL is directly proportional to omega, but ZC will be 0. It means ZC will be when omega is high, ZL will be high but ZC will be low, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फ्रीक्वेंसी है, इनमें से एक फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम 0 टू ओमेगा जो है फ्रॉम 0 टू 4, एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे ZL और ZC बराबर है। अगर पहला वैल्यू हम लेंगे 0 पे ZL 0 है, ZC 4 है, तो ये बराबर नहीं है। इसी तरह जब ओमेगा का वैल्यू 1 है, वहाँ पे ZL का वैल्यू 1 है और ZC का वैल्यू 3 है, वहाँ पर भी बराबर नहीं है। लेकिन जब ओमेगा का वैल्यू 2 है, उस वक्त हम देख रहे हैं ZL भी 2 है और ZC भी 2 है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पे ZL और ZC बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो मैंने लिखा है उनमें। हालांकि जो ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू 0 है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, 1 भी फ्रीक्वेंसी है, 2 भी फ्रीक्वेंसी, 3 भी फ्रीक्वेंसी है, 4 भी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हम देखते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी पे ZL और ZC बराबर है, दैट इज 2। तो 2 को बोलते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ये नहीं है कि यही सही बात है, कुछ भी होगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे ZL एंड ZC बिकम्स इक्वल एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं दैट टाइम, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, यानी 2, जब ओमेगा 2 तो मान लीजिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, दैट टाइम ZL इज इक्वल टू ZC, व्हिच मींस ओमेगा आर, ZL का वैल्यू है ओमेगा ओमेगा L, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा आर एल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर सी। ये आर अलग नहीं है, ये आर इस तरह लिखना है, ओमेगा के नीचे लिखना है यहाँ पे आपको आर, ये इसके साथ गए, ठीक है, तो नीचे लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ दो टर्म्स है यहाँ पे, ओमेगा और सी ही है, लेकिन आर ओमेगा के साथ लिखना, जिस तरह यहाँ पे लिखा है इसी तरह लिखना राइट साइड में भी। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो ओमेगा आर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। एल को मैंने राइट साइड में लिया है तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर को इस साइड में राइट साइड में लेंगे तो ओमेगा आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर राइट साइड में रूट बन जाएगा 1 अपॉन एल सी। सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, omega is equal to 2 pi nu, so when omega is equal to omega r, nu will be equal to nu r, ठीक है। so अब इसमें इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में ओमेगा r is equal to 1 अंडर रूट ऑफ 1 upon l c, so इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 pi nu r will be equal to अंडर रूट ऑफ 1 upon l c, और nu r will be equal to 1 upon 2 pi अंडर रूट ऑफ 1 upon l c, ठीक है। nu r is the linear frequency, resonance frequency. Omega r is the angular resonance frequency and nu r is the linear resonance frequency. So at this frequency, omega r or nu r, whatever you call it, linear resonance frequency or angular resonance frequency, ZL is equal to ZC. Okay. So now we know that Z, that impedance Z is equal to under root of R square bracket ZL minus ZC whole square. Each implies Z will be equal to under root of R square plus ZL minus ZL whole square because ZC is equal to ZL, ठीक है। इस ZC के बदले भी मैंने लिखा है ZL because ऊपर हम ये देखा है कि ZL is equal to ये ZL is equal to ZC, so ZL and ZL will cancel, it will become 0, so Z will be equal to under root of R square plus 0, or Z will be equal to under root of R square and root will cancel, it means Z will be equal to R. So impedance क्या है, हमें पता है impedance is the resistance offered by inductor, capacitor and resistor। अब ये हम पे देखिए impedance Z, जब L भी अब 0 बन गया, R C भी 0 बन गया, सिर्फ R रह गया, तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस होगी, टोटल रेजिस्टेंस यही थी अंडर रूट ऑफ जो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। सिर्फ जितनी रजिस्टर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस है उतनी ही होगी अब इस सर्किट में, ठीक है। इंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 हो गई है, कैपेसिटर की भी 0 हो गई, तो जो
total resistance of this LCR circuit, it will only be the resistance offered by the resistor R. Since the effective resistance impedance is minimum, अब ये minimum हो गया Z, ठीक है, and I is equal to I not sin omega t, therefore I is equal to IR, हमें पता है जो I है Ohm's law हमें क्या बोलता है, I is V is equal to IR और I is equal to V by R, I is equal to V by R. अब R देखिए I is inversely proportional to R, R नीचे, अब R ज्यादा होगा I कम होगा, R कम होगा तो I ज्यादा होगा, so I is since R is minimum, therefore I will be maximum. The frequency nu R is equal to, अब यहाँ पे देखिए at which the impedance Z is of RLC circuit becomes minimum. The frequency at which the impedance Z of RLC circuit becomes minimum and the current I becomes maximum is called the resonance, and the circuit admittance maximum current is called a resonance frequency. Is called a resonance frequency. So this was all about resonance frequency. अब resonance frequency कोई बोलेगा वो frequency जिस पे जहाँ पे impedances minimum होते हैं और current maximum होता है. Impedance of RLC circuit minimum होता है, current maximum होता है. That is the current admittance, that the circuit admittance maximum current, वो ज़्यादा current को अपने अंदर चलने देता है, तो उस frequency को हम बोलते हैं resonance frequency. अब हम पावर का दूसरा टॉपिक है हमारा पावर इन एसी सर्किट. पावर आपने पढ़ा होगा 10th में ही पढ़ा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है. द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. मैथमेटिकली हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन. जितना आप काम करोगे कम टाइम में उतना आपका पावर ज्यादा है. मसलन मैं आपको समझाऊंगा पावर और एनर्जी के बारे में. एक बंदा दिन में 10 सेब खाता है, 1 घंटे में 10 सेब खाता है, ठीक है. दूसरा बंदा भी आधे घंटे में 10 सेब खाता है. अब दोनों ने काम क्या किया, दोनों ने 10-10 सेब खाए. इसका मतलब है दोनों ने काम बराबर किया, तो दोनों जितना काम आप करोगे उतनी आपकी एनर्जी होती है. इसका मतलब हो गया दोनों की एनर्जी बराबर है. अब पावर किसका है, एक ने खाए 10 सेब 1 घंटे में और दूसरे ने खाए 10 सेब आधे घंटे में. जिसने कम टाइम में खाया उसका पावर ज्यादा है. वर्क डन बराबर है, 10-10 सेब खाए, एनर्जी भी बराबर है, 10-10 सेब खाए, लेकिन पावर उसका कम ज्यादा है जिसका टाइम कम लगे. यानी जिसने आधे घंटे में ये 10 सेब खाए उसका पावर ज्यादा है. तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम. जितना टाइम ज्यादा होगा पावर कम होगा, टाइम कम होगा पावर ज्यादा होगा. और P विल बी इक्वल टू W बाई टी, और W विल बी इक्वल टू P इंटू टी, जब P और T को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. In a DC circuit, the potential difference V is defined as the amount of work done in bringing a charge Q from one point to another, जो आपने 10th में पढ़ा है. Potential difference का definition क्या है, the amount of work done in bringing a charge from one point to another. So आपने ये भी पढ़ा होगा वहाँ पे potential difference is equal to work done by charge, that is V is equal to W by Q, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, W will be equal to V into Q. So from first and second equation LHS is same, therefore RHS must be same. It means P into T must be equal to V into Q. So it implies, अब T को इस राइट साइड में लेते हैं, so P will be equal to V into Q by T, ठीक है. So Q by T is called current, therefore P will be equal to V into I, ठीक है. In an AC circuit, अब ये DC सर्किट की बात है. In an AC circuit, the potential difference, that is voltage, potential difference को आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हो, वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है. तो ये 3 नाम है इसी के, ठीक है. V and current are changing with time. हमें पता है alternating current में the magnitude of current go increases, ठीक है, then becomes CTD, thereafter decreases. इसी तरह वो alternating voltage का ये हाल है, पहले increase होता है फिर CTD बन जाता है फिर decrease हो जाता है, ठीक है. Therefore we define what is called average power. तो वहाँ पे हमें average power define करना पड़ेगा, क्योंकि V भी ये जो है ये फार्मूला ये DC सर्किट का है, जहाँ पे आप सेल लगा जो आप दुकान से लाते हो. लेकिन अगर आपने AC लगाया है जहाँ पे करंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है, चेंज होता है, वोल्टेज भी चेंज होता है, तो इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें AC सर्किट में इसका एवरेज निकालना है. हैंस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, दैट इज V जो आपने पढ़ा है, इनटू यहाँ पे ये इंटू है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू I. अब ये याद रखना, ये V जो है ये
वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे जो ये वी है जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। ठीक है, अब ये फार्मूला यूज करने हैं हमको सर्किट डिफाइन करने के लिए। तो पहला हम वही लेंगे जिस तरह हम वो सर्किट लेंगे, इस सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर होगा, उसके बाद वो सर्किट लेंगे जिसमें सिर्फ कैपेसिटर होगा, उसके बाद वो सर्किट लेंगे जिसमें सिर्फ इंडक्टर होगा। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, ये देखिए यहाँ पे हमने ये एसी सोर्स है, एसी सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट किया है हमने। ठीक है, so V is the voltage drop across the resistor and I is the current flowing through the resistor। अब यहाँ पे पहले यहाँ से जाएगा करंट, फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगा, तो फिर यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है वहाँ पे जो करंट एंड वोल्टेज है, दे आर इन द सेम फेज, therefore the phasor diagram is given by this, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, consider an AC circuit in which a resistor R is connected across an AC voltage V given by, जो हमने बार बार पढ़ा है, V is equal to V naught sin omega t। In a pure resistor, the AC voltage V and AC current I are in the same phase, that is phi is equal to 0, therefore I is equal to I naught sin omega t। ठीक है, the instantaneous power is equal to instantaneous voltage into instantaneous current, ये फार्मूला हमने यूज करने हैं। इट मीन्स द इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे ये करेक्शन है, यहाँ पे ये टी है, यहाँ पे ये खुद करना। ठीक है, सो पी विल बी इक्वल टू वी इंटू आई। अब v का वैल्यू हमने निकाला है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो पी विल बी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब पावर भी वेरी होगा, व्हेन v इज वेरिंग, I इज चेंजिंग विद टाइम, v इज चेंजिंग विद टाइम, therefore p विल आल्सो बी चेंजिंग विद टाइम, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम अब सपोज करेंगे जो इंस्टेंटेनियस पावर है, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt, मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए कांस्टेंट रहेगा, डेफिनेटली इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर सम टाइम, बट दैट विल बी वेरी स्मॉल टाइम, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं बाय dt। इस टाइम के दौरान जो पावर है, हालांकि चेंज होता है, पहले ये इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सपोज करते हैं इस जगह पे, मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमें इसका मतलब हो गया, जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इस दौरान यहाँ पे जो मैं यहाँ मोटा मोटा बनाऊंगा, ये इस दौरान इसके लिए ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt, देन द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw in maintaining the current for a small time dt is given by, अभी जो फार्मूला हम लेते हैं, dw is equal to p into dt, एक्चुअली w is equal to p into t। फार्मूला क्या है? ये पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, जो मैंने उधर पढ़ाया आपको, इसका मतलब हो गया w will be equal to p into t। ये फार्मूला, अब dw is equal to p into dt, ये फार्मूला मैंने यूज किया है। अब p का वैल्यू हम देंगे। ठीक, अब टोटल अमाउंट वर्क डन क्या होगा, या तो इसको ऐड करना है या फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और ए फुल साइकिल, जो मैंने लिखा है फुल साइकिल जो है उसका टाइम पीरियड टी होता है, सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पी डी टी। अब डी और ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0 टू टी वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब वी नॉट आई नॉट कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर निकाला है, इट विल बी 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर को जिस तरह हम इंटीग्रेशन करते आए पीछे, ऐसे ही करेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो इट विल बिकम 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाय टी बाय 2। फिर मैंने अलग अलग लिखा है, वी नॉट आई नॉट 0 टू टी इंटीग्रेशन और 0 टू टी 1/2 डी टी माइनस वी नॉट आई नॉट 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। अब उसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे हम, so it will be w will be equal to v naught I naught by 2 0 to t dt minus v naught I naught by 2 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। अब dt का इंटीग्रेशन होता है t। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करना, यहाँ पे 0 लिखना, जो इसका लोअर लिमिट है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी ये बन जाएगा, cos का जो इंटीग्रेशन है वो साइन है, cos थीटा का साइन थीटा, इसलिए ये साइन 2 ओमेगा t बाय, फिर 2 ओमेगा का अलग इंटीग्रेशन करें तो वो बन जाता है 1/2 ओमेगा। तो ये यहाँ पर भी लिमिट 0 टू t है। ठीक है, तो अब इस 2 को, जो यहाँ पे ये 2 है 2 ओमेगा, इसको मैंने बाहर निकाला है, तो ये बन जाएगा 4 ओमेगा। इसको इस 2 ओमेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 into 2 ओमेगा विल बी इक्वल टू 4 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ भी पावर साथ साथ लिखना है 0 टू t।
So it will be V naught I naught by 2 t minus 0. पहले अपर लिमिट देंगे t, फिर लोअर लिमिट देंगे 0. ये will be V naught I naught by 4 ओमेगा, फिर यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट देंगे t, फिर लोअर लिमिट यहाँ पे देंगे 0. ठीक है. So it will be sin 2 pi by t ओमेगा is equal to 2 pi by t. ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 pi by t. तो वो वैसा ही रहेगा, t minus 0 will be equal to t. ये मैंने थोड़ा ज़्यादा सिंपलीफाई किया इसलिए आपको आपकी आसानी के लिए. सो t और t यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 और 2 पाई को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 पाई बन जाएगा. माइनस 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही बन जाएगा. सो इट विल बी v naught I naught by 2t minus v naught I naught by 4 ओमेगा 0 minus 0. साइन 4 पाई का वैल्यू 0 है और साइन 0 का वैल्यू 0 है. इट मीन्स ये सारा बन जाएगा क्या 0. ठीक है. सो इट w विल बी इक्वल टू v naught I naught t by 2, जो यहाँ पे हमें रिजल्ट निकला है. तो इसका मतलब एवरेज पावर PAV सप्लाई टू रजिस्टर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय PAV इज इक्वल टू एवरेज पावर. ठीक है. W by T, that will be PAV will be equal to W into 1 by T. ठीक है. अब W का वैल्यू हमने निकाला वहाँ पे V naught I naught T by 2 और into this 1 by T, और T कैंसिल हो जाएगा. So we will get V naught I naught by 2. तो इसको अलग अलग लिखेंगे V naught by रूट 2 into I naught by रूट 2, क्योंकि अगर रूट 2 को इस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये 2 हासिल हो जाएगा. रूट 2 into रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, वी विल गेट दिस 2. तो इसलिए मैंने इसको रूट के बराबर लिखा है. ये यहाँ पे रूट है, यहाँ पर भी ये रूट है. ठीक है. सो अब हमें पता है V naught by रूट 2 दैट इज VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ठीक है. और I naught by रूट 2 क्या होता है IRMS, रूट मीन square of alternating current. So tomorrow we will discuss average power associated with an inductor. आज हमने सिर्फ रेजिस्टर पढ़ा है, कल क्या पढ़ेंगे इंडक्टर, फिर पढ़ेंगे कैपेसिटर. ठीक है. थैंक यू फॉर वाचिंग.